आपने लफ्ज़ सोजिश को अक्सर सुना होगा, लेकिन ये असल में है क्या और ये कैसे होती है? सबको सलाम। मैं डॉक्टर चानो दसरी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंड-गट्टा-मोनत तरीका इस्तेमाल करते हुए उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत की सोजिश और निज़ाम हज़म की ख़राबियों को हल करने में मदद करता हूँ। इस क्लिनिकल तरीक़ाकार ने मेरे हज़ारों मरीज़ों को उनकी अलामात से निजात दिलाई है, कुछ को तो सिर्फ़ 6 हफ़्तों में बग़ैर किसी पेचीदा महंगे इलाज के। इस वीडियो में मैं आपको सोजिश के 3 बड़े रास्ते दिखाऊंगा जो अक्ज़मा की अलामात को मज़ीद ख़राब करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि सोजिश बायोकेमिकल सतह पर कैसे काम करती है और उन नुकसानदेह रास्तों से कैसे बचा जा सकता है ताकि सोजिश को तेज़ी से ख़त्म किया जा सके। ये मौजू थोड़ा सा तकनीकी हो जाता है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगर आप आखिर तक साथ रहें तो मैं कुछ अमली निकात भी बताऊंगा जिन्हें आप सोजिश से बचने और अलामात को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मवाद जो आप देखने वाले हैं बराह रास्त मेरी माइंड-गट्टा-मोनत अकेडमी से लिया गया है, जहां आप जैसे लोग सीखते हैं कि अपने अक्ज़मा की अलामात को हमेशा के लिए कैसे शिकस्त दी जाए। चाहे तशख़ीस वाज़े ना भी हो, इस कोर्स में हम कई इजाफी रास्तों का भी जायज़ा लेते हैं जो सोजिश को हल करने के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। अपनी कुछ और वीडियोज़ में मैंने जिक्र किया था कि अक्ज़मा की सोजिश के 5 बड़े मुहर्रिकात हैं और उन 5 मुहर्रिकात में खुराक, हाज़मा, नींद, ज़हनी दबाव और वर्जिश शामिल है। और अगर आप इस वीडियो को पस मंज़र के तौर पर देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर नज़र डालें। अब इससे आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप हमेशा अपडेट रहें। मैं ऐसी वीडियोज़ बनाता हूं जो हर इस शख्स के लिए लाजमी देखने वाली हैं जो अक्ज़मा की अलामात को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है, और ये वाकई मुफीद मालूमात है जो शायद आपको कहीं और ना मिले। अब सोजिश के मौजू पर जो सबसे बड़ी गलती मैं लोगों में देखता हूँ वो ये है कि वो समझते हैं कि सोजिश सिर्फ एक ही अमल है, लेकिन हकीकत में इसमें सैकड़ों बायोकेमिकल रास्ते शामिल होते हैं। और अगर आपकी अलामात बहुत शदीद हैं तो इनमें से कई रास्ते एक साथ भी सरगर्म हो सकते हैं। ये जानना कि सोजिश को क्या मुतहर्रिक करता है और ये कैसे काम करती है, आपको इस पर काबू पाने और इसे शुरू होने से रोकने में मदद दे सकता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप कम अज़ कम सोजिश की कुछ अहम अक़साम से वाकिफ़ हों। अब याद करें कि मैंने अपनी दूसरी वीडियो में क्या कहा था कि ज़्यादातर सोजिश आपकी आंतों से शुरू होती है। अब इस बात पर हैरान नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके मुदाफ़ियती निज़ाम का तकरीबन 70 से 80% हिस्सा आपकी आंतों में मौजूद होता है। तो जब आपको कोई सोजिशी बीमारी हो जैसे कि एक्जिमा, तो आपको अपनी खुराक और हाजमे की हालत पर भी नज़र डालनी चाहिए। अक्सर सोजिश आंतों में ही शुरू होती है, इसलिए सोजिश को ठीक करने के लिए आपको अपनी आंतों को भी ठीक करना होगा। तो इससे पहले कि हम सोजिश की 3 अक़साम पर बात करें, अगर आप अपनी आंतों को ठीक करके एक्जिमा में बेहतरी लाना चाहते हैं और तेज़ी से नताइज हासिल करना चाहते हैं, तो मेरी तैयार करदा एक मुफ्त ट्रेनिंग देखें जिसमें मैं आपको वो हिकमत अमलियाँ बताता हूँ जिनकी मदद से मेरे क्लाइंट्स ने 6 हफ्तों के अंदर कामयाबी हासिल की। आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इस तक रसाई हासिल कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। ये लिंक आपको एक ऐसे सफ़े पर ले जाएगा जहां आप अपना ईमेल दर्ज करके एक्जिमा को रिवर्स करने के बारे में मुफ्त ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। इसमें आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको जानने की ज़रूरत है, जिसमें एक मुफ्त गाइड भी शामिल है जिसमें खास ग़िज़ाई तजावीज़ और बेशुमार मददगार केस स्टडीज़ हैं। ऐसे लोगों की मिसालें जो बिल्कुल आपकी तरह अपनी बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म करके अब सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये केसेस इसलिए कीमती हैं कि आप देख सकेंगे कि असल लोग सोजिश से कैसे निपटते हैं और वो सिर्फ चंद छोटी तब्दीलियां लाकर अपनी हालत में कैसे बेहतरी लाएं। ये ट्रेनिंग एक मुकम्मल और काबिल अमल मंसूबा बंदी के साथ आती है जिसके जरिए आप ये सब कुछ खुद घर पर कर सकते हैं। तो बस सफ़े के ऊपर अपना ईमेल दर्ज करें और शुरुआत करें। अब आइए सोजिश की 3 अक़साम के बारे में बात करते हैं। मैंने ये वीडियो पहले रिकॉर्ड की थी और इसमें बताया गया है कि मुदाफ़ियती निज़ाम 3 तरीक़ों से कैसे मुतहर्रिक होता है। हिस्टामिक का रास्ता शायद सबसे अहम रास्तों में से एक है जिसे जानना ज़रूरी है। ये मेरे एक मरीज़ की मिसाल है जिसके जिस्म में कैंडिडा की ज़्यादती की वजह से ईज़िनोफ़िलिस की मिक़दार बहुत ज़्यादा थी। इसके जिस्म में हिस्टामिक की सतह इतनी ज़्यादा थी कि अगर वो अपनी जिल्द को हल्के से छूता तो 30 सेकंड में वो जगह गहरे सुर्ख रंग की हो जाती। इसे डर्माटोग्राफिया कहते हैं और ये दरअसल छपाकी की एक किस्म है। बदकिस्मती से बहुत से लोगों को इस किस्म का हिस्टामे रद्द-ए-अमल हमेशा रहता है और उन्हें इसका इल्म ही नहीं होता। मैं सिर्फ एक गलत फहमी को दुरुस्त करना चाहता हूँ। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि अगर उन्हें एलर्जी है तो वो माहौल में किसी चीज़ से आ रही है, जैसे घास भूसा, फूल, गर्द या फफूंदी।
अगरचे ये बात जुज़वी तौर पर दुरुस्त है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि इंसानी जिस्म में ज़्यादातर हिस्टामें दरअसल आंतों में मौजूद बैक्टीरिया के ज़रिए बनती है, जो हिस्टिडे को हिस्टामे में तब्दील करते हैं। हिस्टिडे एक अमीनो एसिड है जो कुछ खास किस्म के प्रोटीन में पाया जाता है। ये हिस्टामे में तब्दील हो जाता है, जो जिस्म में एलर्जी के रद्द अमल को मुतहर्रिक करता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हिस्टिडे पर मुश्तमिल ग़िज़ाओं और हिस्टामे को बढ़ाने वाली ग़िज़ाओं दोनों को महदूद किया जाए। इनमें ऐसी चीज़ें शामिल हैं जैसे शेलफिश, मूंगफली और अनानास। लेकिन सबसे बड़ा मुहर्रिक दरअसल सादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे चीनी, डबल रोटी, क्रीकरस, चिप्स, जूस, पास्ता, टाफियाँ और कुछ खास किस्म के फल। ये बात सामने आई है कि ये तमाम मीठी ग़िज़ाएं नुकसानदेह बैक्टीरिया को खुराक फराहम करती हैं और कैंडिडा की ज़्यादती को बढ़ाती है, जो कि एक किस्म का ख़मीर और फंगस है। ये नुकसानदेह बैक्टीरिया और कैंडिडा खून में हिस्टामे की बहुत ज़्यादा मिकदार पैदा करते हैं, जिसके नतीजे में एलर्जी, थकन, बदहज़मी, ख़ारिश, छपाकी, जिस्म में दर्द और नाक बहना जैसी अलामात ज़ाहिर होती है। तो हम इस इल्म को अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें? एक सादा जवाब यह है। अलिफ, नशास्तादार ग़िज़ाएं कम खाएं, बेसब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां और ज़्यादा फाइबर वाली ग़िज़ाएं ज़्यादा खाएं। जीम, अपनी आंतों की सेहत बेहतर बनाएं बाकायदा इजाबत के ज़रिए दिन में 2 से 4 बार। प्रोबायोटिक्स भी दिन में 2 से 4 बार लें और फाटोन्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करें। दाल, उन ग़िज़ाओं से दूर रहें जिनमें हिस्टिडे ज़्यादा हो, जो कि हिस्टामे का पेश फहमा मालिक्यूल है। अब ये बताना मुनासिब होगा कि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि आंतों में बैक्टीरिया कैंडिडा की ज़्यादती को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक एंटीफंगल लेना ज़रूरी है। हकीकत यह है कि आपको सिर्फ दिन में 2 से 4 बार इजाबत की ज़रूरत है, ताकि आप अपने निज़ाम से नापसंदीदा जरासीम को निकाल सकें। फिर अब दिन में 2 से 4 बार प्रोबायोटिक्स के ज़रिए निज़ाम को दोबारा आबाद कर सकते हैं। अगर आप ये तरीक़ा अपनाएं तो एंटीबायोटिक्स और एंटीफिंगल्स की शाज़ व नादिर ही ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर आप एंटीबायोटिक एंटीफंगल ले भी लें तो याद रखें कि ये सिर्फ इब्तिदाई चंद दिनों के लिए ही मुअस्सिर होता है। इसके बाद निज़ाम में दोबारा बैक्टीरिया और कैंडिडा आ जाते हैं, ख़ास तौर पर अगर खुराक गैर सेहत बख्श हो। खुलासा यह है कि हिस्टिडे रास्ते में खुराक में मौजूद हिस्टिडे अमीनो एसिड्स कुछ ऐसी ग़िज़ाएं खाने पर हिस्टामे में तब्दील हो जाते हैं जो निज़ाम में बैक्टीरिया और कैंडिडा की ज़्यादती का बाइस बनती है। ये हिस्टामे जो खून में खारिज होती है, एलर्जी, नाक बहना, गला ख़राब होना, ख़ारिश, खुरदरी और खुश्क जल्द, दमा, सांस की कमी, दर्द और थकावट पैदा करती है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। यह है एरिकिडविक एसिड का रास्ता। तमाम जानवरों के खलियों की झिल्ली में चिकनाई और कोलेस्ट्रोल होता है, जो हमारे जिस्म में एरिकिडविक एसिड और साइटोकाइनेज में तब्दील होकर सोजिश पैदा करते हैं। यह तमाम जानवरों से हासिल शुदा अशिया में एरिकिडविक एसिड होता है, नहीं सिर्फ गोश्त और चिकनाई वाले दूध की मसनूआत में। याद रखें, एरिकिडविक एसिड प्रोटीन के हिस्से से नहीं आता, यह खलिए की दीवार में मौजूद चिकनाई और कोलेस्ट्रोल से आता है। मिसाल के तौर पर अंडे की सफ़ेदी खालिस प्रोटीन है, इसलिए इसमें एरिकिडविक एसिड नहीं होता। समंदरी और गाय के कोलेजन में भी एरिकिडविक एसिड नहीं होता। चिकनाई से पाक दही और यखनी इसकी मज़ीद मिसालें हैं। लेकिन सुर्ख गोश्त जैसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा चिकनाई और कोलेस्ट्रोल होता है, इसलिए इसमें एरिकिडविक एसिड की पैदावार ख़ास तौर पर नुकसानदेह है। लेकिन बदकिस्मती से सफ़ेद गोश्त, मुर्गी और मछली में भी खासी मिकदार में एरिकिडविक एसिड होता है, क्योंकि इनमें लिपिड कोलेस्ट्रोल मौजूद होता है। इसी वजह से गोश्त और दूध की मसनूआत का इस्तेमाल महदूद करने से सोजिश में बेहतरी आती है। अब मैं नमक के रास्ते के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो बात यह है कि सब जानते हैं कि जब वो ज़्यादा मिकदार में नमक खाते हैं तो अगले दिन बहुत ज़्यादा फूला हुआ और सोजिश ज़्यादा महसूस करते हैं। ये ख़ास तौर पर इस वक्त ज़्यादा नुकसानदेह है जब आपको कोई सोजिश वाली बीमारी हो, क्योंकि नमक जिस्म में दर्द की मिकदार भी बढ़ा देता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। टेबल साल्ट यानी सोडियम क्लोराइड सफ़ेद खून के खलियों की एक ख़ास किस्म को फ़ाल करता है, जिसे TH17 कहा जाता है। ये मुदाफ़ियती खलिये एक रास्ता फ़ाल करते हैं जिसे SGK1 कहा जाता है, जो खुदकार मुदाफ़ियती बीमारी और सोजिश का बाइस बनता है। इसीलिए अगर आपको किसी भी किस्म की मुदाफ़ियती सोजिश वाली हाज़मे की बीमारी है
तो नमक से मुकम्मल तौर पर परहेज करना ज़रूरी है। अब ये भी याद रखें कि नमक बहुत सी ऐसी ग़िज़ाओं में भी मौजूद होता है जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं। ज़्यादातर पैक शुदा ग़िज़ाएँ, मीठे, बेकरी की अशिया और सॉसेज़ में सोडियम की बड़ी मिकदार होती है। एक और बात जो मुझे वाकई हैरान कुन लगी वो ये है कि चिकन में भी काफ़ी ज़्यादा सोडियम होता है, क्योंकि इसके गोश्त में बाकायदा नमकीन महलूल इंजेक्ट किया जाता है। कभी कभार इस नमकीन महलूल का वज़न असल गोश्त के वज़न का 30% तक भी हो सकता है, इसलिए ध्यान दें। आप अनजाने में अपनी हालत को मज़ीद ख़राब कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप कुछ ऐसा खा रहे हैं जिसके बारे में आपको लगता है कि इसमें नमक नहीं है, लेकिन हकीकत में इसमें नमक मौजूद होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि एक अच्छा हद किया है, तो तारीफ़ी तौर पर बहुत से लोगों ने 2 ग्राम यानी 2000 मिलीग्राम कहा है, लेकिन मेरे ख्याल में ये भी ज़्यादा है। मेरे ख्याल में आप 1 ग्राम से भी कम यहाँ तक कि आधा ग्राम यानी 500 मिलीग्राम पर रहें तो बेहतर है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जिस्म के पास आम खाने से नमक निकालने के अपने तरीके मौजूद हैं। याद रखें, चंद सौ साल पहले तक जब गोश्त को महफूज करने के लिए नमक दरियाफ्त हुआ और नमक की तिजारत शुरू हुई, इंसानों ने कभी भी अपने खाने में नमक नहीं डाला था। ये भी सामने आया है कि बहुत सी सोजिश और मुदाफ़ियती बीमारियां उन ममालिक और इलाकों में ज़्यादा आम थी जहां लोग ज़्यादा मिकदार में नमक इस्तेमाल करते थे। TNF अल्फ़ा और IL-6 मेरे ख्याल में ये सबसे अहम में से हैं। जब भी जिस्म में सोजिश के लिए कोई महर्रिक होता है, तो जिस्म के पास ये इंतखाब होता है कि वो इससे मुनासिब तरीके से निपटे गैर फ़ाल अंदाज में। अगर मुदाफ़ती निज़ाम ये फ़ैसला करे कि वो गैर मददगार तरीके से रद्द अमल देगा, तो जिस्म ऐसी सोजिश पैदा करेगा जो अपनी ही बाफ्तों पर हमला करेगी। IL-6 और TNF अल्फ़ा वो खलियाती सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें आप खून में माप सकते हैं, और ये पेश गोई करते हैं कि आया जिस्म का रद्द अमल गैर फ़ाल होगा या सेहतमंद। दरहकीकत ये साटोकानस बहुत सी दायमी बीमारियों में शामिल होते हैं। IL-6 और TNF अल्फ़ा को सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक करने वाली चीज़ों में से एक ग़िज़ा में चिकनाई है, ख़ास तौर पर जानवरों की चिकनाई, बिलखुसूस सुर्ख गोश्त में, लेकिन अमूमी तौर पर गोश्त में भी। मक्खन, दूध और पनीर भी मसाइल पैदा करते हैं। वो लोग जिनके IL-6 और TNF अल्फ़ा की सतह सबसे कम होती है, वो फाटोन्यूट्रिएंट ग़िज़ा अपनाते हैं, जिसमें बहुत सारी सेहतमंद सब्जियां और सेहतमंद चिकनाइयाँ जैसे जैतून का तेल शामिल होता है। दीगर चीज़ें जो मुअस्सिर हैं उनमें वक्फे वक्फे से रोज़ा रखना शामिल है। यहाँ एक और दिलचस्प तहकीक है जो ये जाहिर करती है कि अगर आप बिल्कुल सेहतमंद ग़िज़ा ना भी खाएं, तो ग़िज़ा में फाटोन्यूट्रिएंट्स और ख़ास तौर पर पॉलीफिनॉल्स की मिकदार बढ़ाने से आंतों में खुराक से पैदा होने वाले IL-6 की पैदावार कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप पिपरोनी पिज़्ज़ा भी खा लें और उसके बाद फाटोन्यूट्रिएंट चाय पी लें, तो ये चिकनाई के असरात को कम कर देती है, जैसे कि एक बचाव का तरीका हो। साथ ही मैं यहाँ एक और कीमती बात बताने जा रहा हूँ। उन सतहों को कम करने के लिए आप जो सबसे आसान काम कर सकते हैं वो है विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना। पता चला है कि अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी हो तो IL-6 और TNF अल्फ़ा की सतहें बढ़ जाती हैं। ये इन नज़रियात में से एक है कि क्यों ख़त इस्तिवा के करीब ममालिक जैसे अफ्रीका, जहाँ सूरज की रोशनी से विटामिन डी काफ़ी मिलता है, बीमारियों के खिलाफ बेहतर मुदाफ़ियती रद्द अमल रखते हैं। अच्छा, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं जानना चाहता हूं कि आप किस किस्म की सोजिश का सामना करते हैं और आपने इसके लिए क्या आजमाया है जो वाकई कारआमद रहा। नीचे कमेंट करें और अपनी राय से मुझे आगाह करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल की सपोर्ट करें, इसे अपने प्यारों के साथ शेयर करें और मजीद मुफीद मालूमात के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमेशा की तरह ये हैं डॉक्टर चानो दी सॉरी माइंड गट्टा मोनेट क्लिनिक के साथ, और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा।